आइसोमेरिज्म बेटा हम बात कर रहे थे और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग आइसोमेरिज्म की, दैट इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो, तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये स्टीरियो होता क्या है, और पूरा जो गेम है वो आपके 3D विजुअलाइजेशन का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, पहले समझ लीजिए फिर डेफिनेशन लिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बस डिफरेंस होता है तो जो आपका 3D स्पेस में अरेंजमेंट जो है एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स का वो डिफरेंट हो जाता है। फाइन, सो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया। ठीक है, ओके, फिर आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो गया, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका मतलब आपको समझ में आया? जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है तो वो सेम आएगा। सो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट different 3D arrangement, but different 3D arrangement of atoms or groups, atoms or groups। ठीक है, तो ये आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हुई, और यहीं पे हम इसका क्लासिफिकेशन भी अगर करें तो जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कन्फॉर्मर्स। तो आज हम बात करेंगे कन्फॉर्मर्स की, इसके बाद हम देखेंगे कन्फिग्रेशनल। हाँ, कन्फिग्रेशन में तो ये सारी चीजें एक एक करके पढ़नी है और टाइम लेगा, ठीक ठाक टाइम लेगा। ये कन्फिग्रेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास होगा ज्योमेट्रिकल, ये मैंने आपको पहले भी लिखाया था, एक बार फिर से लिख लीजिएगा क्योंकि ये स्टीरियो के पार्ट है, और फिर आपका आएगा ऑप्टिकल। ओके, तो सबसे पहले आज बात करेंगे कन्फॉर्मर्स की, या पहली हेडिंग डाल लीजिए कन्फॉर्मेशन। हेडिंग है CONFORMATIONS, कन्फॉर्मेशंस। तो भाई ये कन्फॉर्मेशंस होते क्या हैं ये समझना बहुत जरूरी है, और एक एक स्टेप समझते चलेंगे। वैसे इजी है, लेकिन क्योंकि ये सारा खेल विजुअलाइजेशन का है, 3D में आपके मॉलिक्यूल आपको समझने हैं, इसलिए थोड़ी सी इसमें बच्चों को मुश्किल होती है कई बार। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल सिंपल वे में ये समझाने की। तो कन्फॉर्मेशंस जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं जो बनते हैं फ्री रोटेशन की वजह से अराउंड सिग्मा बॉन्ड। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर समझा रहा हूं। तो हमने आपसे कहा कि structures arise due to free rotation of नहीं, अराउंड कर लीजिए, फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अच्छा जरा सी अगर हम कार्बन के एक स्ट्रक्चर की बात करें, मान लीजिए मैंने आपसे कहा यहाँ पे मेरे पास A एटम है, यहाँ मैंने B लगाया, यहाँ पे मैंने C लगाया, यहाँ पे मैंने D लगाया। अब एक्चुअल में जब हम इसे अभी तक बना रहे थे तो हम इसे एक प्लेन में बना रहे थे, बट आपको पता है ये कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल टेट्राहेड्रल शेप में है। ठीक है, तो ये सेम प्लेन में नहीं है, ये सब बिल्कुल डिफरेंट दो वी बन रहे होंगे। ये बातें हमने पहले की हुई हैं, तो दो वी बन रहे होंगे हमारे। और अब इस पे समझिए कि अगर मैं इसे रोटेट कर दूं ऐसे करके, सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है, और इस पे मैं इसे घुमा सकता हूं इस बॉन्ड को।
बस ये अगर जो घूमना है, ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड अगर रोटेशन हो रहा है तो वो आपके कहलाएंगे कन्फॉर्मेशंस। अब ये बात करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती कि भाई कितना घुमाएंगे, तो आपकी मर्जी है, आप हाफ डिग्री घुमा लो, 1 डिग्री घुमा लो, 2 डिग्री घुमा लो, 60 डिग्री, 120, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने कन्फर्मेशंस पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट कोई भी एंगल आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप बिल्कुल लिख सकते हैं यहां पर देयर आर इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशंस, इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशंस, ठीक है। 1 डिग्री, हाफ डिग्री, कोई भी आप एंगल जो आपके मन में आए आप वो एंगल पे इसे रोटेट कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें सारे के सारे स्टेबल नहीं होते, कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं, ओके। तो कन्फॉर्मेशंस में से जो स्टेबल होते हैं उनको कहा जाता है कन्फॉर्मर्स। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कन्फॉर्मर्स। कुछ बात समझ में आई? मैंने आपसे कहा कि अभी रोटेशन सब समझ में आएगा, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। बस अभी हमें क्या समझना है कि हम सिग्मा बॉन्ड पे अगर किसी ग्रुप ऑफ एटम या एटम को रोटेट कर रहे हैं तो 3D स्पेस चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, भाई इसको घुमा दीजिए, इसको आप घुमाएंगे तो मैं यहीं पे बना देता हूं साइड में सी, यहाँ पे आपका ए लगा हुआ है। भाई मैंने आपसे कहा यहाँ पे मेरा सी पहुंच गया, घूम के डी इधर आ गया और यहाँ पे बी आ गया। ये बात समझ में आई? हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, बी इधर चला गया और डी इधर चला गया। अब ठीक है, देखो ये घूम के इधर आया, ये घूम के इधर आया और ये घूम के इधर चला गया, ठीक है। तो आपने इसे एक बार रोटेट करा। हाँ, अब वो आपके ऊपर है, आप कितना रोटेट कराएंगे, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो अब आप कन्फॉर्मर्स की भी डेफिनेशन लिख लीजिए। द स्टेबल कन्फॉर्मेशंस, द स्टेबल conformations are known as conformers, ठीक है जी, ओके। तो कुछ हम 3D पिक्चर्स से इसे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम सी कार्बन का जो sp3 स्ट्रक्चर रहता है उसको देखते हैं। अब बेटा अगर हम CH4 को देखें तो एक्चुअल में CH4 कुछ इस पोजीशन पे होता है, जबकि हमें दिखता कैसा है CH4, आप 2D में बनाते हैं बट वो 3D में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2V देख रहे हैं, 2V आपको दिख रहे हैं, एक V इस तरह से और एक V इस तरह से, दोनों V आपस में फंसे हुए हैं। ये आपका कुछ स्ट्रक्चर बनता है और इसके बीच आपको पता है एंगल 109 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है। तो अब सारी की सारी जो कहानी है जो हमें दिख रहा था अभी तक 3D स्पेस में, 3D स्पेस में हमें 2D दिख रहा था, वो 2D ना होके क्या है 3D है, और उसमें कोई आपका एटम अंदर जा रहा होगा, कोई बाहर होगा, कोई प्लेन में होगा। बात समझ में आई? तो इसी चीज को हमें समझना है। अब जरा समझते हैं कि भाई ये फ्री रोटेशन क्या होता है। तो अब बेटा बात करते हैं फ्री रोटेशन, ठीक है। फ्री रोटेशन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम इथेन को लेंगे। अब अगर आप इथेन को लेंगे तो देखिए इथेन सी आपके पास होगा, इस सी के साथ H अटैच होंगे, कितने 3, और एक कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया होगा और इस कार्बन के साथ भी इस तरह से 3H अटैच होंगे। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा देखिएगा, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये ना कुछ 3D स्ट्रक्चर में होगा। हाँ, ये कुछ इस तरह से बना हुआ होगा, ये एक प्लेन में नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर मैं फर्स्ट वाले को फिक्स कर दूं और सेकंड वाले को रोटेट कर दूं, सेकंड वाला मैं आपको कलर करके दिखाता हूं, इसको ब्लू कलर से, ये जो मैंने सिस्टम पीछे लिया हुआ है कार्बन, जो बैक कार्बन है ना, अभी बात करेंगे इसकी आगे। और इस कार्बन और इसके साथ लगे H को अगर मैं रोटेट कर दूं, किस बॉन्ड के अबाउट, रेड कलर से ये बॉन्ड दिखा रहा हूं, इस बॉन्ड के अबाउट मैं रोटेट कर सकता हूं, है ना। तो आपकी H की पोजीशन, अभी ये H दोनों जो हैं ये पैरेलल हैं, ये H थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसी को आप कहते हैं
एक को फिक्स करके आप दूसरे को रोटेट करा देते हैं। समझिएगा, एक ग्रुप को फिक्स करके या एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को रोटेट करा दीजिए, तो उससे लगे जितने एटम या जितने ग्रुप हैं वो भी घूमने लग जाएंगे। ठीक, तो इसे कहते हैं फ्री रोटेशन। तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड पे ही होगा। हाँ, पाई बॉन्ड पे नहीं हो सकता। पाई बॉन्ड जो है वो साइडवेज कनेक्ट होते हैं, अगर आपने उसको घुमाने की कोशिश की तो वो टूट जाएगा। तो फ्री रोटेशन समझ में आया। अब बात करेंगे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। हाँ, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है ये, बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट पूछे जा सकते हैं छोटे मोटे। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। 100 हॉर्स जानते हैं? अगर हम 100 हॉर्स को देखें तो ये हमारा कारपेंटर 100 हॉर्स कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपको अगर मैं यहाँ पर आपके पास एक बॉन्ड दिखा दूं, इस तरह से इसको ऊपर दिखा दे, तो ये वाई बन जाएगा। ये देखिएगा वाई दिख रहा है आपको, वाई। ओके, तो बस इन्हीं वाई को हमें समझना, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो अगर मैं आपको यहां पर 100 हॉर्स प्रोजेक्शन के बारे में बता रहा था, पिक्चर मैंने आपको दिखाई, उसी टाइप से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, बिल्कुल 100 हॉर्स प्रोजेक्शन के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसे आप किसी ऑब्लिक एंगल से देख रहे हैं। हाँ, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑब्लिक एंगल, ऑब्लिक एंगल। ठीक है, अब आप अगर इसको साइड से देखेंगे तो देखिए आपको क्या दिखाई देगा। आपको एक कार्बन दिखाई देगा, एक कार्बन इसके पीछे दिखाई देगा। आप कहेंगे यहाँ पे आपके पास एक एच लगा हुआ है, एक एच इधर लगा हुआ है और एक एच यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्लेन में नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये दो वी बन रहे होंगे। एक्चुअल में एक वी आपका ये बन रहा है, ऐसे आप कह सकते हैं, दूसरा वी आपका ये बन रहा है। क्लियर है? बिल्कुल। तो अच्छा, ये ओ कैसे हो गया भाई? यहाँ पे सी है हमारे पास। ओके, तो ये दूसरा सी है हमारे पास, फिर एक एच इधर होगा, एक एच ये होगा, एक एच इधर होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं इसे किसी एंगल से यहां से देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं। ठीक है, तो एक कार्बन मेरे सामने होगा, एक कार्बन पीछे होगा, तो इसको मैं कह सकता हूं फ्रंट कार्बन। ये मेरा फ्रंट कार्बन हो गया। ठीक है, और ये जो बैक साइड में, इसे मैं कह सकता हूं बैक कार्बन। नोट करते चलेगा बेटा, ये बाद में नहीं तो समझ में नहीं आता क्योंकि 2D है। ओके, अब आप इसमें मान लीजिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एच, ये वाली चीज, ये एक प्लेन में है, ये कॉपी में है। बहुत ध्यान से समझना है इसको। ये कॉपी में, ये एक वी बना दिया हमने, ये हमारे पास एक वी बन चुका है। तो जो दूसरा वी है उसमें एक एच कॉपी से अंदर जा रहा होगा। ये वाला जो एच है ये इनसाइड होगा, ध्यान रखना, इनसाइड। ठीक है, और दूसरा वाला जो एच है ये आउटसाइड होंगे। हाँ, आप ऐसा भी कह सकते हैं एक लेफ्ट है एक राइट है। देखिए, ये हमें डिपेंड करता है कि मैं कॉपी के टर्म्स में बात कर रहा हूं या अगर आप रूम में बैठे हुए हैं और आपने इसको देखना शुरू किया तो आप कहेंगे एक एच जो है आपके लेफ्ट साइड पे है, एक आपके राइट साइड पे है। बात समझ में आई? तो बिल्कुल आप वो भी लिख सकते हैं। आप इसको चाहें तो लेफ्ट लिख सकते हैं, इसको चाहें तो राइट लिख सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड वाले राइट हो गए, इनसाइड वाले लेफ्ट हो गए। कुछ बात समझ में आई? तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी 100 हॉर्स प्रोजेक्शन की बात होगी तो आपके पास, जब भी आप देखेंगे इनको, तो आपके पास दो वाई बन रहे होंगे, एक वाई और दूसरा वाई, और इनके बीच में एक बॉन्ड होगा। ये आपके दो कार्बन एटम जिनके बीच का एटम है जिसमें फ्री रोटेशन हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं दोनों वाई सीधे हो, ये दोनों वाई उल्टे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं। क्लियर? और एक मेथड और है, यहां पर एक सीधा और एक उल्टा भी हो सकता है।
लाइक दिस। क्लियर? हाँ, अब जरा देखिएगा, मान लीजिए आपको दोनों सीधे नहीं दिए हुए, कौन सा दिया हुआ है? ये वाला केस दिया हुआ है, ये वाला केस दिया हुआ है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसको आप यहां से 180 डिग्री रोटेट कर दो। जैसे ही आप इसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे, ये आपको ये मिल जाएगा। 180 डिग्री रोटेशन से आपको दोनों वाई सीधे हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि या तो आपके वाई दोनों सीधे होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, या वो ऐसा हो सकता है कि रिवर्स डायरेक्शन में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रिवर्स डायरेक्शन में हो। हाँ, अपोजिट, ये वाले क्या हो गए? बोथ अपोजिट, बोथ सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ सेम। यस, एक एग्जांपल देख रहे हैं हम आपको। ठीक है, यहां पे आपको पहले तो सोचिए जरा, इसमें कार्बन कितने हैं? हाँ, एक CHO का कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, ये भी कार्बन, मतलब CH3 लिखा हुआ है तो ग्रुप है। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन ऊपर, वहां लिखा भी हो सकता है, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, तो इस तरह से आप कार्बन समझ सकते हैं। अब आपको रोटेशन जो देखना है वो ये येलो कलर से जो मैंने आपको दिखाया बॉन्ड, इसके अबाउट हमें इसे रोटेट करना है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये दोनों रिवर्स वाई है, वाई इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही है आपको? देखिए ये ऐसे है। ठीक है, तो हम इसे कितना रोटेट कर दें? 180 डिग्री सेम रहेगा। 180 डिग्री से अगर आप इसे रोटेट कर देंगे तो ये क्या बनेगा? अब इस चीज को समझना जरूरी है। देखिएगा, ये आपका बनेगा CHO, यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब 180 डिग्री से जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो ऊपर मेरा क्या आ जाएगा? CHO। ये बात समझ में आई? देखिएगा देखिएगा, ये जो CHO है, अभी ये डाउन था, ये जब 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये टॉप पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब जरा सोचो H कहाँ आएगा? जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है। अभी हमारे पास फ्रंट वाले में H और CH3 है, इसे मैं फ्रंट कह रहा हूं। ठीक है, ये मेरा बैक कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन में H, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। क्लियर? हाँ, ये हमारा एजम्पशन है, ऐसे मानेंगे आप। बाकी और भी तरीके हैं बताने के, वो बताऊंगा आगे कि कैसे होगा, बट अभी अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया तो ऐसे आप मानिए। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड। अब जरा जब आपने रोटेट किया तो यहां देखिएगा, यहां पे ये CH3 क्या है? ये CH3 आउटसाइड है और ये H इनसाइड है। कुछ बात समझ में आई? जब आप इसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपका जो H है वो बाहर आ जाएगा और CH3 अंदर चला जाएगा। कितनों को ये बात समझ में आई? ये आपका आउटसाइड होगा और ये आपका इनसाइड होगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये जो CH3 आपके पास है, ये CH3 और H दोनों पैरेलल होंगे। फाइन, ओके। और ये जो H आपको दिख रहा है फ्रंट कार्बन पे और CH3 बैक कार्बन पे जो है, ये दोनों भी पैरेलल होंगे, जिन्हें मैंने ब्लू कलर से दिखाया। और अब मैं ऑरेंज कलर से CHO ग्रुप दिखा रहा हूं, ये दोनों भी पैरेलल। बात समझ में आ रही? तो रोटेशन, फ्री रोटेशन आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। और ये हमारा था सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है, उसे लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन। ओके, अब देखिए प्रोजेक्शन, हमने पहले भी आपसे बात की जब हमने आपको वेक्टर फिजिक्स में बताया था, और बाकी चीजें भी देखी थी हमने। ठीक है, प्रोजेक्शन इज बेसिकली कि आप उसे कहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं, फिर से मैं इथेन ही ले लेता हूं क्योंकि इथेन अभी अभी हमने समझा था। मान लीजिए मेरे पास C है, ये H, ये H, ये H, ये फ्रंट कार्बन मेरा बना, ये मैंने बैक कार्बन बनाया, इधर H, इधर H, और ये H मैंने बनाया। ठीक है, अच्छा, अब कहां से देखना है ये समझिएगा। मैं इसको बिल्कुल C के सामने आके देखता हूं।
ठीक है। हाँ, जो सी कार्बन है, मतलब ये जो बॉन्ड है ना, सी बॉन्ड जो इसके अबाउट फ्री रोटेशन है, ऑरेंज कलर से जो आपको दिख रहा होगा, इसकी लाइन पे आके देखता हूं। अगर इसकी लाइन पे आके देखूंगा तो मुझे कौन दिखेगा? मुझे फ्रंट कार्बन दिखेगा, लेकिन बैक कार्बन नजर नहीं आएगा क्योंकि वो पीछे छिप गया हो। ठीक है, आप फ्रंट रेयर कार्बन भी कह सकते हैं, बैक कार्बन, जैसे भी आप जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें। कुछ समझ में आया? तो अब जरा देखिएगा इसको बनाएंगे कैसे। अगर आपको ये दिख रहा है तो आप इसको बनाते कैसे हैं? आप कहते हैं भाई एक हमने ऐसे सर्कल बनाया, ठीक है, हाँ जी, ये हमारा सर्कल बना, और ये इसके बिल्कुल सेंटर पे हमने एक डॉट बना दिया, ये हमारा फ्रंट कार्बन हो गया। ठीक, इस फ्रंट कार्बन के साथ क्या क्या अटैच है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक H, दूसरा H और तीसरा H। ये बात समझ में आई? ये मेरे पास फ्रंट कार्बन। अब बैक कार्बन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन भाई उसके साथ जो H लगे हुए हैं या कोई और ग्रुप लगा हुआ वो तो दिख सकता है ना। यस, उनके साथ जो अटैच्ड एटम या ग्रुप हैं वो तो दिख सकते हैं। तो उनको दिखाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। हाँ, उनको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर, रेड कलर से दिखा रहा हूं। और उसको क्या एज्यूम करेंगे, इसकी जो बाउंड्री है वो हमें पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसकी बाउंड्री तक ही हम उनको लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए, मैंने थोड़ा सा रोटेट करके इसको दिखा रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास एक H लगा हुआ है, ठीक है, ये रेयर कार्बन पे लगा हुआ, ये इस H की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी घुमा दिया, किसी एंगल पे घुमा दिया हमने, किसी एंगल पे घुमा दिया उसे, और एक H मैंने यहां लगा दिया, एक H मैंने यहां लगा दिया। कुछ बात समझ में आई? फिर से समझिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये फ्रंट कार्बन, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कैसे बनाया आपको अभी दिखा रहा हूं मैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, ये सर्कल मैंने देखा, ठीक है, इस पे 3H, ये आपको फ्रंट से दिख रहे होंगे। ये ब्लैक कलर से जो दिखाया हुआ मैंने, ये आपके बने, ठीक है। और रेड कलर से क्या दिखाया हुआ है? रेड कलर से मैंने आपको ये दिखाया हुआ है। समझ में आ गया? तो ये एक्चुअल में ये ऐसे डॉट करके जा रहे होंगे, विजिबल नहीं है ना, तो डॉटेड लाइन पीछे होंगे, इनको नहीं दिखाया जाता, इनको नहीं दिखाया जाता। आपको बस इनको कहां तक लेके आना है? सरकमफ्रेंस तक, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस तक लेके आना, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? न्यूमैन प्रोजेक्शन। अच्छा, अभी ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए ये मेरा एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्यों है 60 डिग्री, वो अभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। 60 डिग्री का मैंने एंगल मान लिया। अच्छा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे, चेक कर लो। अरे सब सिमेट्रिक होंगे ना यार। ओके, चलिए मैं इनको अभी गायब कर देता हूं, मैंने आपको लिखने के लिए दिखाया, क्योंकि अदरवाइज वो नहीं तो परेशान करेगा आपको। ठीक है, ये सब के सब एंगल 60 डिग्री होंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब ये 60 डिग्री होंगे तो इनके बीच जो डिस्टेंस है, किन्हीं भी दो हाइड्रोजन के बीच आप ले लीजिए, ये बेटा डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है। अभी समझा रहा हूं इसको। डिस्टेंस बिटवीन 2H इज मैक्सिमम, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। मान लीजिए मैं आपको एक नई पोजीशन दिखा रहा हूं ब्लू कलर से, मान लीजिए ये H यहाँ पे आ गया, तो आप कहेंगे सर ये तो कम हो गया, लेकिन ये वाला तो इंक्रीज कर गया ना। इसी तरह से यहाँ पे जो H होगा ये इंक्रीज कर जाएगा, ये शिफ्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। अब बेटा ये देखिए, ये आपका रोटेशन है, आपने एक को फिक्स किया। जरूरी नहीं आप फ्रंट वाले को फिक्स करें, जनरली हम फ्रंट को फिक्स करते हैं, इसमें फ्रंट को मूव करके दिखाया, नहीं तो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रंट वाले को मूव करा रहे हैं, बैक वाले को हमने फिक्स किया हुआ है। ये जो बैक वाला है आपका, इसको हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक, और इसको हम मूव करा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये एंगल धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एंगल क्या होगा वो अभी समझेंगे, पहले इसको ये समझिए कि ये जब रोटेट करेगा तो ये अपने एंगल को चेंज कर रहा होगा। देखिएगा ये पोजीशन आपकी मैक्सिमम है, ये वाला, ठीक है। जब ये क्या एंगल बना रहा होगा? 60 डिग्री का।
कुछ बात समझ में आई? अब देखिएगा बेटा, मैं आपको फिर से, हमने क्या लिया था, इथेन लिया था ना, हाँ, इथेन के कंफर्मेशंस दिखा रहा हूं। हमने आपसे कहा कि भाई ऐसे हमने एक लिया, ठीक है, हाँ, ये हमारे पास H हो गया है, बिल्कुल हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हमने H लिखा, इधर भी H लिखा, ये H लिखा, ये फ्रंट कार्बन के साथ अटैच्ड है और बैक कार्बन के साथ मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ। चलिए एक मिनट, पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा इस वे में दिखाऊं। ये मैंने H, ये H और ये H, कुछ बात समझ में आई? ये वो पोजीशन है जब मेरा एक H दूसरे H के जस्ट पीछे है, रेड वाला H बैक कार्बन के साथ है, वो जस्ट इसके पीछे है, ठीक है। तो सारे के सारे H फ्रंट वाले H के पीछे आ रहे होंगे, बट हमने उसको दिखाया कि किसी एंगल से थोड़ा सा हमने शिफ्ट कर लिया अपने को, तो हमें वो H दिख रहा है, कार्बन नहीं दिखेगा, कार्बन तो छिपा होगा। बात समझ में आई? अब मैंने इसको रोटेट कर दिया, इसको मैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, फ्रंट को मैं फिक्स रख रहा हूं, देखिएगा फ्रंट को मैंने फिक्स रखा है, ये मैंने एज इट इज रखा, और मैं ये बैक वाले को 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। देखिए इसको, देखिएगा ये मेरा यहां पे आ गया, फाइन। तो सेकंड वाला जो है वो इधर पहुंच गया होगा और थर्ड वाला इधर पहुंच गया होगा। अच्छा, इसको सर्किल ना बनाए, एक मिनट, H लिख दूं खाली। हाँ जी, ये बात समझ में आई? अब इनमें नाम होते हैं, इनके नाम होते हैं। ये जो आपने कहा, ये आपका होता है इक्लिप्स्ड पोजीशन कहते हैं। अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया था, उसमें लिख के आ रहा था इक्लिप्स्ड। और ये जो पोजीशन 60 डिग्री का जब एंगल बनेगा, 60 डिग्री का, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा, इसको क्या लीजिएगा, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, इथेन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, मैंने आपसे क्या कहा, जब हमारा एंगल 60 डिग्री होगा तो H और H के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, फाइन। अच्छा, हम आगे और बढ़ा सकते हैं, हम आगे और बढ़ा सकते हैं, हम इसे एंगल को 120 डिग्री भी कर सकते हैं, फिर हम 180 कर सकते हैं, फिर हम 240, फिर 300। जरा सी मैं आपको एंगल दिखा दूं बेटा, ये एंगल आपका 0 डिग्री लेके चल रहा हूं, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 240, ये आपका 300 और घूम के वापस 360 डिग्री। बात समझ में आई? तो आप किसी भी एक को रेफरेंस लेंगे। अभी हमने रेफरेंस किनको लिया था, एक H ब्लैक वाला जो मैंने सर्कल किया हुआ, चलिए मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, ब्लू कलर का एक H और ये रेड पे मैंने हाइलाइटर दिखाया है, तो ये 2 H लिए थे। अभी इनके बीच एंगल कितना दिख रहा है आपको, 60 डिग्री, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और आगे ले आइए तो 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। 120 डिग्री में आप देखेंगे फिर से आपकी इक्लिप्स्ड पोजीशन आ जाएगी, तो 0 डिग्री पे, 120 डिग्री पे फिर से इक्लिप्स पोजीशन आ जाएगी। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, सारे के सारे बने हुए दिखाऊंगा, पिक्चर भी है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री, ठीक है। इसको यहाँ पे एक 240 भी लिख लीजिए, और आप चाहें तो 360 भी लिख सकते हैं। 360 वाला एग्जैक्टली 0 डिग्री पे रोटेट होके आ चुका है, ठीक है। तो ये सारे आपके इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड होंगे, इनको एक बार नोट कीजिए। अच्छा, इससे पहले कि हम आपके इथेन के कन्फर्मेशंस को देखें, हम एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ लिखिएगा डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल थीटा, इसे हमने कहा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, बुक्स में बड़े अलग अलग चीजें लिखी होंगी, मैं सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं। द एंगल बिटवीन मोस्ट बल्की ग्रुप ऑफ फ्रंट एटम एंड मोस्ट बल्की ग्रुप ऑफ रियर एटम, लिखा रहा हूं। मैंने आपसे कहा एंगल बिटवीन मोस्ट बल्की ग्रुप ऑफ फ्रंट एटम। भाई अभी हमने लिया था वो कार्बन था, बट वो तो कोई भी एटम हो सकता ना, ये तो हर एक के लिए है, तो वहां पे कोई और एटम भी हो सकता है। तो एंगल बिटवीन मोस्ट बल्की ग्रुप ऑफ फ्रंट एटम एंड मोस्ट बल्की ग्रुप ऑफ
बल्की ग्रुप, मोस्ट बल्की ग्रुप ऑफ रियर एटम, इसी को आप कहते हैं डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, अब बेटा ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डाइहेड्रल एंगल एज डिफाइंड बाय द हाइलाइटेड रेड हाइड्रोजन इन इथेन। तो इथेन में तो सारे के सारे H हैं, तो बल्कि ग्रुप क्या सारे के सारे H हैं, तो किसी भी एक को ले लीजिए। तो अब इन्होंने 2H को यहाँ पे रेड कलर से दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अब आपने फ्रंट वाले को फिक्स रखा, बैक वाले को रोटेट करना शुरू किया, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री बन गया, ये आपका डाइहेड्रल एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे आप कहेंगे इक्लिप्स, क्योंकि सारे के सारे एज जो हैं वो एग्जैक्टली पैरेलल थे फ्रंट वाले के। ठीक है, इसको आप कहेंगे स्टैगर्ड 60 डिग्री वाले। 120 डिग्री पे आप देख रहे हैं ये एच पीछे आ चुका है। अब ये एंगल जो बना 120 डिग्री का एंगल है, क्लियर है, लेकिन पोजीशन कैसी हो गई, इक्लिप्स ही तो है। इक्लिप्स पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, इक्लिप्स तो बहुत जगह यूज किया होगा, ज्योग्राफी वगैरह में भी पढ़ा होगा। बिल्कुल, तो वही चीज है। ठीक, फिर से स्टैगर्ड आया, फिर से इक्लिप्स्ड आया, और फिर से स्टैगर्ड आया। अब यहीं पे चाहे तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। मैं आपको लिखा देता हूं, बिल्कुल, स्टैगर्ड फॉर्म is more stable than eclipsed form। बात समझ में आई? हाँ, क्यों ऐसा है भाई? देखो ना, ये H और H जब बिल्कुल पैरेलल होंगे तो एक तो एटम एटम है, एटम और एटम है, और साथ में भाई बॉन्ड भी तो है। आपको पता है ये जो बॉन्ड हमारे होते थे, ये बॉन्ड क्या है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन ही तो है, चार्ज डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज इन पे, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो आगे इनकी बात अभी करेंगे, बट इनकी वजह से रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है। बात समझ में आई? तो ये तो हमने लिख लिया, लेकिन आप कहेंगे सर हमने 0, 60, 120, 180, 240, 300 और वापस 360 डिग्री की बात कर ली। चलिए यहाँ 360 भी लिख देते हैं, लेकिन शुरुआत में हमने आपसे कहा था आपकी मर्जी, 1 डिग्री 2 डिग्री किसी भी एंगल पे रोटेट कर दो, तो उन सारों को कहते हैं स्क्यू फॉर्म। तो ये आप लिख लीजिएगा यहीं पे, ऑल अदर फॉर्म या ऑल अदर 1 डिग्री 2 डिग्री एटसेट्रा आर स्क्यू फॉर्म। ठीक है, और आपको पता है ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं, आप कितने भी बना सकते हो, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसे नोट कीजिए। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कन्फॉर्मेशन हमने बनाए हैं ये अनस्टेबल होते क्यों हैं? तो रीजन लिखेंगे इसका, कन्फॉर्मेशंस आर अनस्टेबल, कन्फॉर्मेशंस आर अनस्टेबल ड्यू टू हाँ, हमने अभी अभी आपसे कहा था कि रिपल्शन, लेकिन अब थोड़ा सा उसको साइंटिफिक टर्म में लिख लें। ठीक है, तो पहला होता है स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन, हाँ, स्टेरिक मतलब जो रिपल्शन है ड्यू टू बल्कि ग्रुप्स, जो वो ग्रुप पैरेलल हो जा रहे हैं ना, एटम ग्रुप जो पैरेलल हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा स्टेरिक स्ट्रेन, रिपल्शन ड्यू टू बल्कि ग्रुप। एक तो ये होता है, ठीक है, और सेकंड जो आपका होता है वो होता है टॉर्शनल स्ट्रेन। तो स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन, ये दो टर्म आपको मिलेंगे। टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब हो गया आपका कि जो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है। ठीक है, तो रिपल्शन ड्यू टू बॉन्ड पेयर। अब ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, सारी चीजें कहाँ पढ़ी थी? हाँ, वैलेंशियल थ्योरी वाली जो चीजें पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पे सारी चीजें हमने बात की हुई। ठीक है, तो ये जो अनस्टेबिलिटी आई, अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर कौन ज्यादा देगा कौन कम देगा, दोनों का नेट इफेक्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये इन दोनों को मिला के नेट इफेक्ट जो आपका होगा वो आपको अनस्टेबिलिटी देगा। कौन कितनी देगा इसके बारे में हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं।
ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब ज्यादा एनर्जी। ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि सारी की सारा खेल ही किसका, एनर्जी का खेल है। ठीक, तो नेट इफेक्ट इसका होगा, और अनस्टेबल का मतलब होगा मोर एनर्जी। ठीक है, और ये रिलेटिव टर्म है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये रिलेटिव होगा। हाँ, किसी एक के टर्म्स में आप स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, और वो देखते हैं हम एन ब्यूटेन का। तो अब बात करेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन की। एन ब्यूटेन की जब आप बात करेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे होगा। बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कई तरह से क्वेश्चन पूछा सकता है। अभी जो मैं आपको करा रहा हूं उसमें मैं ये ब्लू कलर से जो मैंने आपको बॉन्ड दिखाया, इसको कई अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको आप C2 C3 भी कह सकते हैं। C2 मतलब सेकंड और थर्ड कार्बन, ठीक है। या मैंने जो है जैसे यहाँ पे ब्लू कलर से आपको दिखाया, तो हम रोटेशन लेंगे अबाउट दिस, रोटेशन अबाउट दिस बॉन्ड। ठीक है, ब्लू कलर का जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, इस बॉन्ड के अबाउट आप रोटेशन लेंगे। इसका मतलब जब आप इसे देखेंगे तो ये वाला कार्बन आपका फ्रंट कार्बन होगा, और ये कार्बन आपका रियर कार्बन होगा या बैक कार्बन। बात समझ में आ गई? चलिए अब जरा देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे, न्यूमन स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा। तो एक हमने सर्किल बनाया, ओके, ये हमारा सर्किल आ गया। ठीक है, चलिए फ्रंट कार्बन के साथ कौन कौन अटैच्ड है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। फ्रंट कार्बन है कहां, पहले तो उसे लोकेट करो। फ्रंट कार्बन मैंने आपको येलो कलर से दिखाया। इस येलो कलर के साथ बेटा दो तो H लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, दो H, ये दो H लगे हुए हैं, H2, और एक लगा हुआ है CH3। ठीक, तो इस CH3 को मैंने यहां पे देखा। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा बात करें बैक कार्बन की। बैक कार्बन मैंने आपको ग्रीन कलर से दिखाया, ये बैक कार्बन। इसके साथ क्या है, इसके साथ भी आप देखेंगे तो आपके पास दो H लगे हुए हैं। ओके, चलिए पहले मैं इसका इक्लिप्स फॉर्म बना रहा हूँ। ठीक है, इक्लिप्स फॉर्म में बना रहा हूँ, तो मैंने CH3 को यहां दिखा दिया, ये मैंने H दिखाया, और ये मैंने H दिखाया। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, तो ये मेरा हो गया 0 डिग्री एंगल। अब देखिए बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप कहाँ आया? हाँ जी, दोनों बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप कौन है? CH3, और दूसरा भी CH3। ठीक है, इन दोनों के बीच आपका एंगल कितना है बेटा? ये आपका थीटा। अगर आप डायहेड्रल एंगल लिखेंगे तो ये 0 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आई? ओके, अब हम इसे रोटेट करेंगे 60 डिग्री। आपने इसे रोटेट किया तो देखिए क्या बनेगा आपका। हाँ, फ्रंट वाला कार्बन एज इट इज है, तो H ऐसे ही रहा, ये H भी ऐसे ही रहा, ये CH3 ऐसे ही रहा। रोटेट कौन हुआ? CH3। अब आपको ध्यान रखना बेटा, अगर आपने कहा कि क्लॉकवाइज, तो फिर आप सबको क्लॉकवाइज ही लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया। ओके, ये हमारा आया CH3, ये हमारा आया H, ये हमारा आया H। थीटा कितना हो गया यहाँ पे? थीटा हमारा हो गया 60 डिग्री। ये बात समझ में आई? किनको देखना है? दोनों CH3 को देखना है, दोनों CH3 को देखना है। एक CH3 हमारा ब्लू कलर से आपको दिखाया है, एक ग्रीन कलर से दिखाया। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा फॉर्म आया? अभी नाम नहीं, अभी नाम नहीं, अभी बताऊंगा क्या क्या डिफरेंस हुआ, अभी बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये दो हो गए, एक और हम बना सकते हैं, यहीं पे बनाते हैं। ओके, फिर से हमने H HCH3, फ्रंट वाले में कोई चेंज नहीं किया, इसको एक बार और हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया। क्लॉकवाइज ही करना, फिर एंटी क्लॉकवाइज मत करना। एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो फिर एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे सारे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो। अब क्या होगा? CH3 आपका इधर आ गया होगा, H आपका इधर पहुंच गया होगा, ये वाला H बेटा यहाँ पहुंच गया होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, ठीक है,
तो एक एच हमारा यहाँ पे आ गया और एक एच हमारा ऊपर चला गया। थीटा की अगर आप बात करेंगे, थीटा कितना हो चुका है? 120 डिग्री। ओके, हाँ, अब ये बनाने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। न्यूमैन प्रोजेक्शन तो पूछे जाएंगे, है ना? बिल्कुल। अब देखिएगा अब क्या होगा, फिर से हम इसे 60 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कहा H, यहाँ पे हमने कहा H, ये हमारा CH3। फिर 60 डिग्री किया तो अब CH3 कहाँ जाएगा? CH3 एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे H, यहाँ पे H। कुछ बात समझ में आ रही है? थीटा आपका 180 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री और क्लॉकवाइज। फिर एक और बनाइए, बनाते चलिए। ये 6 बनेंगे, वो मैंने आपको दिखाया था। और एक बार बनानी इसलिए जरूरी है कि इसको आपको आगे समझना बहुत जरूरी है कि हम इससे करना क्या चाहते हैं। देखिएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब CH3 कहाँ जाएगा? इधर। ये H और ये H। थीटा कितना हो गया? थीटा आपका 240 डिग्री हो गया, क्योंकि आपने 60 डिग्री क्लॉकवाइज ऑल रोटेट कर दिया। बात ठीक है? चलो एक और देख लेते हैं। फिर एक और आपके पास बनेगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका CH3, H और H 60 डिग्री और रोटेट किया आपने क्लॉकवाइज, तो आपका जो CH3 है वो इधर पहुंच चुका है, H यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया। थीटा अगर आप देखेंगे तो थीटा आपका 300 डिग्री हो चुका है। क्लियर? और फिर 360 डिग्री अगर आप एक बार और रोटेट करेंगे तो एग्जैक्टली 0 डिग्री वाली पोजीशन आ गई होगी। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, तो टोटल आपके पास 6 कन्फॉर्मेशंस हैं। ये कन्फॉर्मेशन से प्लीज ध्यान रखिएगा, ये कन्फॉर्मर नहीं है। अभी बात करेंगे कि कन्फॉर्मर कौन है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कन्फॉर्मेशंस कैसे बनेंगे। किस पे? 0 डिग्री पे, 60 पे, 120 पे, 180 पे, 240 पे, 300 पे और 360 पे। ठीक है, तो 0 और 360 को एक ही काउंट करना है। तो आप टोटल 6 आपके हो गए। आप चाहें तो नंबरिंग कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्कस करने में आसानी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? बिल्कुल, इन्हें नोट कीजिए। अब बेटा यहां पर थोड़े सा ना नाम में चेंज है। ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हाँ, फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है इसे आप कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। नोट करते चलिए, फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स्ड में आपका 0 डिग्री का एंगल है, CH3 के ठीक पीछे। ओके, फिर आपने सेकंड जो है वो आपका होता है पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स्ड, ठीक है। ये आपके, एक मिनट देखें जरा, 3 और 5 जो है बेटा, थर्ड स्ट्रक्चर को देखिए। H के पीछे CH3 और CH3 के पीछे H कंप्लीट इक्लिप्स नहीं है। ठीक है, तो इसको पार्शियली इक्लिप्स कहते हैं। 3 एंड 5 आपके पार्शियली इक्लिप्स्ड हो गए। सबसे इंटरेस्टिंग है, ये लिखिएगा गॉश फॉर्म। ये गॉश फॉर्म जो है आपकी, ये एक मिनट में देख लूं, 2 वाली जो है ना, 2, हाँ, जिसमें 60 डिग्री बन रहा है, CH3 के बीच 60 डिग्री आ रहा है, 2 वाली जो है और 6 वाली जो है, देखिएगा दोनों बल्कि ग्रुप के बीच यहाँ पे आप कह सकते हैं -60 डिग्री। ये तो मेरे पे डिपेंड करता है ना, मैंने किसको CH3 माना, रेफरेंस किसको लिया। अगर मैं रेड वाले को रेफरेंस लूंगा, रेड वाले को रेफरेंस ले लिया, तो ब्लू वाला कितने डिस्टेंस पर है? 60 डिग्री पर है। ठीक है, ऑब्वियसली एंगल मेरा 300 कहेंगे, क्योंकि हम रेफरेंस बार बार चेंज थोड़ी करेंगे। बिल्कुल, तो इसको आप कहते हैं जब 60 डिग्री का एंगल होता है, या आप इसे कह सकते हैं 60 और 300 को आप कहेंगे गॉश फॉर्म। कुछ लोग गॉश प्रोनाउंस करते हैं, कुछ गॉच प्रोनाउंस करते हैं, जैसा आपके स्कूल में बताएं। ठीक है, हमें तो चीजें समझने से मतलब है, लिखा हुआ तो GAUCH आएगा। तो 2 and 6, ये बात समझ में आई, ये गॉश फॉर्म। ठीक है, और एक और बचा हमारे पास,
तो 1 वाला तो फुल्ली एक्लिप्स था, 3 एंड 5 पार्शियली एक्लिप्स्ड हो गए, और अब बचा फोर्थ वाला जिसमें CH3 और CH3 180 डिग्री पे हैं, इसको कहते हैं बेटा एंटी स्टैगर। एंटी स्टैगर। अब जरा देखिएगा इथेन और इसमें क्या डिफरेंस आ गया। वहां पे हमारे पास क्या नाम था, इक्लिप्स्ड और स्टैगर। यहां पे हमारे पास फुल्ली एक्लिप्स्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, और स्टैगर्ड को भी हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। एक एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड मतलब एग्जैक्टली अपोजिट जब वो होंगे 180 डिग्री पर। देखिए कौन सा वाला एंटी स्टैगर्ड, 4 नंबर एंटी स्टैगर्ड है, 4 नंबर। क्लियर है? अब बेटा यहीं पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो एंटी स्टैगर्ड होता है। एंटी स्टैगर्ड क्यों होता है? क्योंकि जो आपका CH3 CH3 बल्कि ग्रुप है वो 180 डिग्री पे आ चुके हैं। ठीक है, तो उनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो जाए। चलिए, इसके बाद आपका गॉश फॉर्म की स्टेबिलिटी होती है। ठीक, इसके बाद आपका पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, और लास्ट जो होता है वो आपका होता है फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्योंकि ये आपको कॉमन सेंस वाली चीज है कि फुल्ली इक्लिप्स्ड में रिपल्शन सबसे ज्यादा हो रहा होगा। फुल्ली इक्लिप्स्ड में रिपल्शन सबसे ज्यादा हो रहा होगा, बॉन्ड पेयर का भी हो रहा होगा और बल्कि ग्रुप का भी हो रहा होगा, दोनों स्ट्रेन मैक्सिमम लग रहे होंगे। तो फुल्ली इक्लिप्स्ड लीस्ट स्टेबल और एंटी स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो मोस्ट स्टेबल। अब बेटा यहां पे हमने देखा कि कौन हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर है, कौन सबसे कम है। एक चीज और यहीं पे समझ लीजिएगा, नेट रिपल्सिव एनर्जी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है और मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। हो सकता है बुक में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर मिले। जैसे मैं आपसे एक मैंने आपको दिया CH3 एंड CH3, ये दोनों ग्रुप जब इक्लिप्स्ड फॉर्म में होंगे, इक्लिप्स फॉर्म में, ठीक है, तो इनकी जो नेट रिपल्सिव एनर्जी होगी वो 4 किलो कैलोरी पर मोल। अब जरा इसको समझना, ये जो आपकी CH3 केवल CH3 अगर आपके कैसे आ गए, इक्लिप्स पोजीशन पे आ गए, तो एनर्जी इतनी ज्यादा कर देंगे। कितनी ज्यादा? 4 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो ये जो बाकी सबसे हैं जो स्टेबल है उनके कंपैरिजन में 4 किलो कैलोरी ज्यादा है। ठीक, दूसरा देखिएगा, इसी तरह से CH3 एंड H अगर इक्लिप्स्ड होंगे तो ये आपकी 1.5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, बहुत ध्यान से। थर्ड जो है, अब बुक्स में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, यहां पे मैं कहता हूं H एंड H इक्लिप्स्ड, पहले सारे इक्लिप्स्ड आपको लिखा दें, तो ये आपकी होती है 1 किलो कैलोरी पर मोल। और फिर ले लेते हैं गॉश की, ले लेते हैं CH3 एंड CH3 जब गॉश पोजीशन पे हो तो ये आपकी 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, और एक और देख लेते हैं, H एंड H हमारे जब गॉश पोजीशन पे होते हैं तो इसको हम कहेंगे भाई ये 0। बात समझ में आई? ठीक है, अब जरा बात करते हैं केस 1 की। केस 1 देखिएगा जरा, केस 1 क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे तो CH3 इक्लिप्स्ड है। 1 को मैं दिखा दूं आपको, हाँ, ये आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। 1 में CH3 इक्लिप्स्ड, H और H इक्लिप्स्ड, H और H इक्लिप्स्ड। ये बात समझ में आई? तो अगर आप टोटल एनर्जी जो इसकी एक्स्ट्रा है वो आप कैलकुलेट करें तो कितनी हो जाएगी? 4 + 1 + 1 दैट इज 6 किलो कैलोरी पर मोल।
ये बात समझ में आई? अच्छा, इसी तरह से अगर आप केस 2 को देखेंगे यानी 60 डिग्री पे, ठीक है, 60 डिग्री पे, तो एच एच गॉश आ जाएगा, एच एच गॉश आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और सी एच थ्री गॉश यानी 0.9, तो ये आपका 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। चेक कीजिए, चेक कीजिए, 120 डिग्री केस 3 जो है, केस 3 में आप देखेंगे सी एच थ्री एच, सी एच थ्री एच और एच यानी 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1, ये एनर्जी हो जाएगी, इसे आप कहेंगे 4 किलो कैलोरी पर मोल। कुछ बात समझ में आ रही है? 180 डिग्री पे जब आप देखेंगे केस 4 जिसे हमने कहा था, केस 4 में आप देखेंगे 0 हो जाएगा बेटा। क्यों? CH3 और CH3 कहां पहुंच चुके हैं? एंटी स्टैगर्ड, कोई रिपल्सिव एनर्जी नहीं, उसी से कंपैरिजन में बात चल रही है, ठीक है, बिल्कुल। और H की तो गॉस पोजीशन पे 0 ही होती है, तो 180 डिग्री केस 4 पे एनर्जी 0 हो गई। 240 डिग्री की अगर आप बात करें केस 5, ठीक है, तो ये आपका 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1, फिर से 4 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। चेक कर लेना, किसी में डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। केस 6, क्योंकि ये खुद से आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए, एक ही बार की जरूरी है, ये कोई निकलवाएगा नहीं आपसे, मैं तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। 300 डिग्री गॉस पोजीशन है यहाँ पे 0.9, तो ये आपका 0.9 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। तो 6 केसेस की हमने एनर्जी निकाल ली। अभी हम इसके एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, नोट कीजिए नहीं पहले। अब इससे आप एनर्जी डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल के बीच ग्राफ है। आप डायहेड्रल एंगल को चेंज करेंगे, ठीक, तो आपने करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास इक्लिप्स पोजीशन पे एच 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 इक्लिप्स आप देखेंगे 3 किलो कैलोरी पर मोल आ गया, या ठीक है, ओके। उसके बाद गॉस पोजीशन पे पहुंचेगा तो 0 आ जाएगा। ये रेड कलर से मैं आपको इसके कन्फर्मेशंस दिखा रहा हूं। ये 6 पॉइंट आपने बनाए और आपने फ्री हैंड से ये एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, जो मैं आपको ग्रीन कलर से इस समय बना के दिखा रहा हूं। यही आपका एनर्जी प्रोफाइल आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी आपके कन्फर्मेशंस हैं, जो भी आपके कन्फर्मेशंस हैं, वो या तो मिनिमा पे हैं या मैक्सिमा पे हैं, बाकी सारे स्क्यू हैं। स्क्यू वाले बीच में कहीं लाए करते हैं, बट जो आपके, हाँ, ये वाले जो कन्फर्मेशंस हैं जिन्हें आप कहते हैं एंटी स्टैगर्ड, गॉश, पार्शियली एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स, या इस केस में क्योंकि ये इथेन का केस है तो यहाँ पे आप कहेंगे इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। तो ये आपको स्टैगर्ड दिखाए गए हैं, ये आपको इक्लिप्स दिखाए गए। एंगल देख रहे हैं आप, 0 से लेके 360 तक मैंने आपको सारे एंगल दिखा दिए, ठीक है। याद रखिएगा, स्टेबल कौन है? स्टेबल कौन है? ये जिनकी एनर्जी मिनिमम है, ठीक। तो आज के बाद कभी भी आपको एनर्जी डायग्राम दिया जाए तो जो भी कन्फॉर्मेशंस मिनिमा पे लाई करेंगे, जो भी कन्फॉर्मेशंस मिनिमा पे लाई करेंगे, वो आपके कन्फॉर्मर्स होंगे। आया समझ में? तो कैसे कन्फॉर्मर्स निकल के आया वो मैंने आपको सिखा दिया। अगर आपको रिपल्सिव एनर्जी पता है तो आप नेट रिपल्सिव एनर्जी निकालिए और उनके हिसाब से डायग्राम बना लीजिए। जितने भी आपके मिनिमा पे आ रहे हैं वो सारे कन्फॉर्मर्स हैं, बाकी सब अनस्टेबल हैं। ये सारे स्टेबल है बेटा, स्टेबल हैं। स्टेबल कन्फॉर्मेशंस को ही आप क्या कहते हैं? कन्फॉर्मर्स, स्टेबल कन्फॉर्मेशन। तो कन्फॉर्मेशंस आप ऐसा कह सकते हैं कि कन्फॉर्मेशन सेट है और कन्फॉर्मर्स उसका सबसेट है जो मिनिमा पे लाई कर रहा है। ये हमने देखा किसके लिए? इथेन के लिए। और एन ब्यूटेन का भी देख लेते हैं भाई, क्यों छोड़ें उसको। अब बेटा अगर हम एन ब्यूटेन को एनर्जी प्रोफाइल में बनाएं तो आप देखेंगे आपके पास फर्स्ट वाली जो आ रही थी, कितनी आई थी? 4 नहीं, 6 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, ठीक है। 0 डिग्री पे 6 आई थी केस 1 में। उसके बाद आपकी 0.9 आई थी, चेक करते रहिएगा। फिर आपकी
4 आई थी, फिर आपकी 0 आई थी, फिर आपकी 4 आई होगी, फिर आपकी 0.9 आई थी, और फिर आपकी 6 आई। क्लियर है? यही था। 360 की बनाई नहीं थी, मैंने आपसे कहा था 0 डिग्री वाली ही होगी। क्लियर है? ओके, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1, 2 और 3 ये तीनों मिनिमा बने, और ये तीनों हमारे क्या हो गए? ये तीनों क्या हो गए? कन्फॉर्मर्स। ठीक है, तो 3 कन्फॉर्मर्स किसके हैं? एन ब्यूटेन के। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एन ब्यूटेन के कितने कन्फॉर्मर्स बनेंगे। आपको याद होना चाहिए कि भाई 3 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री। ठीक है, 2 आपके गॉश फॉर्म है और एक आपका एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी में हायर होते हैं इन कंपैरिजन टू पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड। बात समझ में आई? नोट कीजिए। अब बेटा अभी अभी हमने आपको दिखाया कि हमारे पास जो एंटी स्टैगर्ड फॉर्म था और गॉश फॉर्म था वो ज्यादा स्टेबल थे। ठीक है, हाँ, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ केसेस होते हैं, इसको आप चाहें तो पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, जिनमें आपका गॉश की स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो जाती है। क्यों होती है वो रीजन लिखा रहा हूं मैं, पहले लिखिएगा। जनरली जनरली एंटी स्टैगर्ड form is more stable but in few cases stability of gauche form is greater than anti-stagger due to, हाँ अब रीजंस लिख लेते। ठीक है, देखिए एक चीज हमने आपको पहले भी बताई हुई है और वो है आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन गॉश फॉर्म, ध्यान रखना इसका। तो अगर आपकी गॉश फॉर्म में इस तरह के एटम आ गए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यस, तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ रखा है, तो अगर वो हो रही है तो फिर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और केस होता है, लिखिएगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन इन गॉश फॉर्म। और थर्ड आपका होता है बेटा गॉश इफेक्ट, इसे कहते हैं लोन पेयर का इफेक्ट होता है। ठीक है, हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग पहले समझ लीजिए, फिर लैंग्वेज में लिखा देंगे। इसके अकॉर्डिंग जो लोन पेयर होता है, ठीक है, हाँ, वो फ्रंट एटम पे भी हो सकता है, रियर एटम पे भी हो सकता है, उसको हमेशा गॉस पोजीशन पे होना चाहिए। क्यों? बल्कि ग्रुप जो है उसके कंपैरिजन में गॉस पोजीशन पे होना चाहिए, बिकॉज लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो मिनिमम होता है। लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में मिनिमम रिपल्शन। समझ में आया? तो बिल्कुल लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस गॉश इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस लोन पेयर ऑफ फ्रंट, इसी पे भी हो सकता है, फ्रंट और रियर एटम must be in gauche position with respect to most bulky group of, अच्छा, अगर फ्रंट के पास है तो रियर, उसको उल्टा कर लीजिएगा, रियर ऑब्लिक फ्रंट। बात समझ में आई? लोन पेयर अगर फ्रंट के पास है तो रेयर वाले के बल्कि ग्रुप से देखेंगे, और लोन पेयर अगर रेयर वाले के पास है तो फ्रंट ग्रुप के बल्कि ग्रुप से देख लीजिए। ठीक है,
पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मोस्ट बल्की ग्रुप ऑफ रियर ऑब्लिक फ्रंट एटम, एटम कर लीजिए, कार्बन भी है, ठीक है, बिकॉज in case of lone pair, in case of lone pair, repulsion is minimum, repulsion is minimum. तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में जितना मैंने आज कराया ये आपको पढ़ के आना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार और बहुत इजीली आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं तीनों जो केसेस मैंने आपको लिखाए हैं इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और आगे बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मर्स की, ठीक है।